गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोएम्स क्लास 10th डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में 2021-22 क्वेश्चन बैंक जो आपका डीपीआई भोपाल से रिलीज़ हुआ है। इसी क्वेश्चन बैंक की हम प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में आने वाला है, पोएम की एक्सट्रैक्ट्स होंगी वो जो जिस पे 3 मार्क होंगे, यानी एक एक नंबर की 3 क्वेश्चंस होंगे जो टोटल 3 नंबर के होंगे। तो चलिए हम कुछ एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन extracts from poems. Read the following extracts from the poems and answer the questions given below. प्रश्नों के नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट्स को पढ़िए पोएम में और जो पोएम से आई हुई हैं और नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक्सट्रैक्ट 1, he hears the lost voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. आप ये कविता जो है इस पोएम को जब पढ़ रहे हैं तो याद थोड़ा सा मैं आपको दिला दूं, क्योंकि क्लासरूम में टीचर ने जब आपको ये डिस्कस किए होंगे तो हो सकता है कि आप भूल गए हों। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात्रि में आखिरी आवाज़ केवल निगरानी रखने वाली कारों की सुनता है। ही वर्ड मतलब वह किसी एक जीवित वस्तु के लिए कहा गया है। अब वह क्या है अब ध्यान देंगे। पेट्रोलिंग कार्स मतलब निगरानी रखने वाली जो कारें होती हैं उनको रात्रि में वो आखिरी बार सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और ताकता है अपनी चमकदार आँखों से। स्टेयर्स यानी होता है ताकना। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों को वह ताकता है। आपको याद है, कुछ याद आया होगा, ये अ टाइगर इन द जू जो पोयम थी उसकी लाइन से, और ही वर्ड टाइगर को रेफर यहाँ पर किया गया है, क्योंकि आपने पोयम में जाना होगा कि द अ टाइगर इन द जू पोयम में एक फॉरेस्ट में और दूसरा जू में रहने वाले टाइगर का कंपैरिजन किया गया है। और जो फॉरेस्ट में रहने वाला टाइगर है वो तो खुलेआम घूमेगा, लेकिन जू में रहने वाला टाइगर केज में रहेगा, वो पिंजरे में रहेगा। तो वो तो बस वहीं अंदर ही जो है पेट्रोलिंग करती कारों को सुनेगा और अंदर से सितारों को क्या करेगा, ताकेगा। ये पोएट की लाइंस थी। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइंस हैव बीन टेकन। अ टाइगर इन द जू। व्हाट डज ही स्टेयर एट, वह क्या ताकता है। स्टार्स यानी सितारों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट शब्द का अपोजिट क्या होगा। ब्रिलियंट यानी चमकदार, एंड उसका अपोजिट होगा डल, DULL, डल यानी कि भद्दा या जो चमकदार ना हो वह DULL। Extract 2, what is the boy now who has lost his ball। अब बॉल वर्ड लिखा आया तो आपको याद होगा, आपने एक पोयम पढ़ी थी बड़ी खूबसूरत सी, द बॉल पोयम। उस बच्चे के लिए कहा गया है इस लाइन में, जिसमें वो लड़का अब क्या है, जिसने अपनी गेंद खोई है। वॉट इज़ ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर, इट इज़ इन द वाटर। और कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने देखा है। आई वर्ड यहाँ पोएट अपने लिए रेफर कर रहे हैं कि खुशी से, मैरिली यानी तो खुशी से, बाउंसिंग यानी उछलती हुई नीचे की ओर सड़क पर जाती हुई, और बाद में वह जो है अब जो है वह पानी में है। ये कवि बता रहे हैं उस बच्चे की बॉल के विषय में जिसकी गेंद जो है उसके पास से जा चुकी है, यानी उसकी गेंद क्या हो चुकी है, खो चुकी है। LOST लॉस्ट यानी खुल गुम जाना। अब क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। द बॉल पोएम। करेक्ट आंसर क्या होगा, द बॉल पोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मैरिली। मैरिली का सिमिलर वर्ड होता है हैप्पीली, खुशी से। वेयर डिड द बॉल गो। आंसर आपको ध्यान होगा, जो गेंद कहाँ गई थी, पानी में। द बॉल वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, इन द वाटर। आपको ये याद करना पड़ेगा। द बॉल वेंट इन द वाटर यानी गेंद कहाँ गई, पानी में गई। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखिए। द वे आ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब इसमें
क्रो वर्ड आया है तो आपका ध्यान गया होगा कि एक पोयम आपने पढ़ा होगा द स्टाफ स्नो, उसमें क्रो और स्नो ये दो वर्ड आए हुए थे और आपने देखा था कि बड़ी प्यारी सी कविता थी। इसमें हम ध्याएंगे द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मतलब जिस तरीके से कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठे थे। शूक डाउन करना मतलब उन्होंने हिलाया था कौवे ने। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किस ट्री पर बैठ कर के, हेमलॉक ट्री पर, जो एक जहरीला पौधा होता है, सॉरी पेड़ होता है, उस पेड़ पर बैठ कर के जो बर्फ़ की धूल मेरे ऊपर झाड़ी थी, शूक डाउन करना यानी मेरे ऊपर गिराई थी। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे दिल के मूड को ही बदल दिया। एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और मेरे दिन का कुछ भाग जो है बचा दिया जो कि मैं पछतावे में गवा रहा था। आई हैड ड्यूड एंड सेव्ड सम पार्ट मतलब जिसने मेरे बचा हुआ दिन जो है, जो मूड मेरा ख़राब था उसको चेंज कर दिया। जैसे ही बर्फ़ की ठंडी ठंडे डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी, हेमलॉक ट्री के पर बैठे हुए क्रो यानी कौवे ने जैसे शूक डाउन किया, हिलाया, तो उसकी जो बर्फ़ थी ट्री पर मेरे ऊपर पड़ी, जिससे मेरा मूड चेंज हुआ और मैंने अपने दिन के बहुत सारे समय को बचा लिया जो मैं बर्बाद पछतावे में क्या कर रहा था, गंवा रहा था। अब क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता के पोएट जो हैं वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। वेयर वॉज द क्रो, कौआ कहाँ था? ऑन हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर। द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन, कवि का मूड चेंज हुआ कब? डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, जब बर्फ की धूल उनके ऊपर गिरी। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज, कौआ और हेमलॉक ट्री किसका प्रतीक है? सॉरो यानी दुख का प्रतीक है। एक्सट्रैक्ट 4, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ कहते हैं, सम से यानी कुछ लोगों की बात कही जा रही है कि कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। वर्ल्ड विल एंड इन फायर यानी संसार का अंत काय में होगा? आग में होगा। और कुछ कहते हैं कि बर्फ में, आइज यानी बर्फ में। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा है उसके अनुसार मैं उनका क्या करता हूँ? आई होल्ड विद दोज मतलब मैं उनके साथ हूँ या उनका मैं अनुमोदन करता हूँ। हु फेवर इन फायर, जो कहते हैं कि संसार का अंत काहे से होने वाला है? आग से होने वाला। फायर यानी होता है आग। अब देखिए डिज़ायर यानी होती है इच्छा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स? आप फिर बता दें, फायर एंड आइज जो सेकंड पोएम है उसी का ये लाइन्स थी। तो इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? कब पोएट ने फायर को किस चीज़ से कंपेयर किया है? हेटर्ड यानी नफरत से। विथ whom डज द पोएट वांट टू स्टे? कवि किसके साथ रहना चाहते हैं या किनका अनुमोदन करते हैं? दोज हु फेवर फायर, कवि कहते हैं कि उनके साथ मैं हूँ जो कह रहे हैं कि पृथ्वी का अंत किससे होने वाला है? आग से होने वाला है। ये लाइन हमने देखी थी। तो करेक्ट आंसर होगा दोज हु फेवर इन फायर, जो आग के साथ हैं मैं उनके साथ हूँ या मैं मानता हूँ कि फायर से ही पृथ्वी का अंत होने वाला है। और फायर का कंपैरिजन किससे किया गया? हेटर्ड से। एक्चुअली इस प्रतीकात्मक रूप से यूज किया गया है कि नफरत से पृथ्वी का अंत होगा। नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction eyes is also great and would suffice. यहाँ पर कवि आगे कह रहे हैं कि परंतु इसका अंत, इफ इट वर्ड हुआ पृथ्वी के लिए कहा गया कि टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश ट्वाइस का मतलब होता है कि दोबारा, पेरिश यानी पृथ्वी, अंत पेरिश यानी होता है डाई, यानी पृथ्वी का अंत यदि दोबारा हो तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि घृणा जो है मैं उसे काफ़ी जानता हूँ। हेट यानी होती है घृणा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि मैं घृणा को काफ़ी जानता हूँ और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी जो है
बहुत महान है, यानी बर्फ से भी पृथ्वी का अंत होगा। एंड वुड शफीस, और वो जो है पर्याप्त होगी। मतलब पृथ्वी का अंत फायर से ना होकर के अब किससे हो रहा है, आइस से हो रहा है। ये पोएट की कल्पना है कि यदि 2 बार पृथ्वी का अंत हुआ तो एक बार फायर से और दूसरी बार आइस से। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, फायर एंड आइस। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस मीन्स होता है डाई, मरना या अंत। Who, who is the poet of these lines? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लास्ट इसमें एक्सट्रैक्ट देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट them long and long, they do not sweat and whine about their condition। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं जानवरों के साथ जो है जी सकता हूँ। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव यानी जीना, विथ एनिमल्स मतलब लगता है कि मैं जानवरों के साथ जी सकता हूँ। दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेंट, और वे कितने शांत और आत्मसंतुष्ट हैं। सेल्फ कंटेंट मतलब उनमें आत्मसंतुष्ट है, और वे कैसे हैं, शांत हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं खड़ा रह सकता हूँ, लगातार लंबे समय तक देख सकता हूँ। लुक यानी होता है देखना। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और वे अपनी हालत पर चीखते चिल्लाते या पसीना नहीं बहाते हैं। अब स्वेट यानी होता है पसीना, तो वे अपनी जो कंडीशन पे ना तो चीखते चिल्लाते हैं और ना ही क्या करते हैं, पसीना बहाते हैं, यानी तकलीफ को जाहिर नहीं होने देते। हु इज़ आई रेफर टू इन द अबव लाइन्स, यहाँ पर आई वर्ड किसके लिए रेफर किया गया है, पोएट इटसेल्फ। यहाँ पर वे हैं वॉल्ट विटमैन, कवि ने अपने लिए यहाँ पर आई वर्ड रेफर किया है। वॉल्ट विटमैन इसके कवि हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेसिड, प्लेसिड का मीनिंग क्या होता है, पीसफुल यानी शांत। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, और आपको ध्यान होगा एक कविता थी जिसका नाम है एनिमल्स, इसकी ये लाइन्स ली गई थी। करेक्ट आंसर होगा एनिमल्स, जिसमें कवि ने एनिमल्स को इंसानों से ज़्यादा बेहतर बताया है इस पोएम में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।